बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज पिछले दिनों हमने कुछ रिफ्यूज़ल्स की बात की थी जिसमें कनाडा भी शामिल था, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रिफ्यूज़ल्स किसी भी कंट्री की हो वो कोई फांसी नहीं होती, उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको हौसला होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए और समझ होनी चाहिए रिफ्यूज़ल हुआ क्यों। अब रिफ्यूज़ल के दो तरह के रिफ्यूज़ल होते हैं, दो पॉइंट होते हैं। नंबर वन, अगर आपने केस अप्लाई किया, ख्वाह मैं किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, आपने केस अप्लाई किया और उसके अंदर आपने सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर एक्यूरेट लगाए, आपकी कंसल्टेंट ने अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया और आपने ऑल द एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, आप रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हैं, आपने अच्छा कवर लेटर लिखा, आपने अटैचमेंट्स अच्छी की, उसके बावजूद भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो वो मेरे ख्याल से निगलेंस आपकी नहीं है, वो एम्बेसी इस बात पे एग्री नहीं हो रही कि आपको वीज़ा दिया जाए। एक होता है दूसरा रिफ्यूज़ल जिस पे आपने गलती की है, आपने उसके अंदर जो है वो कुछ पॉइंट मिस किए हैं, अटैचमेंट मिस की है, आपने कवर लेटर में उसमें एक्सप्लेन नहीं किया। कुछ लोगों को कवर लेटर लिखना नहीं होता क्योंकि लिखना बड़ा मैटर करता है इसके अंदर, तो वो उसके अंदर गलती आपकी है, एम्बेसी ने फिर भी रिफ्यूज़ कर दिया। तीसरा, एम्बेसी ने गलती की है रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर, उसमें एम्बेसी ने ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं जो ऑलरेडी आपने बताए हुए उनको ऑलरेडी एडवांस के अंदर। जिस तरह हम नायल कंसल्ट करते हैं, हमें पता होता है कि आज के रिफ्यूज़ल किस बेस पे आ रहा है, तो हम वो ऑलरेडी ही इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं अभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इसी तरह मैं आज जो टॉपिक मेरा है वो यूके के बारे में है। आपको पता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे डिटेल्ड अगर कोई रिफ्यूज़ल देता है तो वो यूके है और ऑस्ट्रेलिया है। ये दो ऐसे ममालिक हैं जो आपके रिफ्यूज़ल जो है वो बिल्कुल डिटेल देते हैं। यूके का बड़ा अच्छा मुल्क है और उसके जो चांसेस वीज़ा लेने के हैं, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट है तो यूके उन टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जिसके अंदर आपको फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा देता है। वो ये नहीं देखता कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, वो ये ज़रूर देखता है कि आपने मनी ट्रेल देनी है हमें ना। व्हाट इज़ मीन मनी ट्रेल? क्या होता है कि पैसा जो आ रहा है आपके पास ये कहाँ से आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इन 3 कैटेगरीज में डिफ़ाइन करता हूँ। नंबर 1, एक होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, एक होता है आपका वीज़ा फॉर्म, एक होता है आपके टैक्स रिटर्न्स। अब होता है क्या, पाकिस्तान के अंदर हम ये पाकिस्तानी, अल्लाह हमारा भला करे, कि हम इन तीनों में हमारी मैचिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर बैंक स्टेटमेंट के अंदर मंथली 2.5 लाख रुपए आ रहा है और मैं वीज़ा फॉर्म में लिख रहा हूँ कि जी मेरी मंथली 50,000 रुपये है या मेरी मंथली 5 लाख रुपया है, टैक्स रिटर्न में कह रहा हूँ साल का मेरा 5 लाख आ रहा है, तो तीनों ये बिल्कुल मैच नहीं करते, वीज़ा नहीं मिलना आपको यूके का। यूके कहता है अगर आपके पास 2.5 लाख पर मंथ स्टेटमेंट में आ रहा है तो आप वीज़ा फॉर्म में 2.5 लाख ही लिखे। टैक्स रिटर्न्स अगर आप अटैच कर रहे हैं, मैं रिपीट करो, अगर अटैच कर रहे हैं तो ये मैच करनी चाहिए उसके साथ। तो वो अगर आपकी टैक्स रिटर्न मैच नहीं करती तो आप बैंक स्टेटमेंट की बेस पर आपने रैंडम इनकम निकाल सकते हैं। आप रैंडम इनकम कौन निकालेगा? आपकी रैंडम इनकम आप खुद या आपके कंसल्टेंट के साथ बैठ कर डिस्कस करने के बाद एक रैंडम बनाई हुई इनकम निकाल कर आप वीज़ा फॉर्म में डालते हैं। फिर उसके बावजूद भी वीज़ा ऑफिसर की मर्ज़ी है आपकी बात माने या ना माने। तो जितने भी रिफ्यूज़ल्स यूके के होते हैं उनमें 2 बड़ी कॉमन चीज़ होती हैं। नंबर 1, वो आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं। आप जितने भी लोग सुन रहे होंगे इस टाइम, अगर आपने यूके अप्लाई किया हुआ है तो वो अगर आप रिजेक्शन लगाई है तो मैं आपको लिख कर कहता हूँ आपकी मैक्सिमम यही कहा होगा आपकी यार ये फलान ट्रांजैक्शन जो हैं आप ये चीज़ से मैच नहीं कर रही, या जो आपने अमाउंट लिखी हुई है वीज़ा फॉर्म में कि जी मैं इतनी अमाउंट वहाँ पे स्पेंड करूँगा, ये आपकी सैलरी से 4 गुना ज़्यादा है, आप कहाँ से लेके आए, या आपके अकाउंट के अंदर ये इतनी बड़ी अमाउंट्स आई हैं, आपकी तो इनकम इतनी है ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, एज ए कंसल्टेंट मेरा राइट बनता है, मेरे प्रोफेशनलिज्म के अंदर होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि यूके किस बेस पर वीज़ा इशू करेगा और मैं उस क्लाइंट को उस अकॉर्डिंगली उसकी स्टेटमेंट सेट करूँ। अब आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ, जो कि मली बड़ा ये लेटर बड़ा हैरान कुन लेटर है। हमने एक केस अप्लाई किया फैमिली का और उसके अंदर उन्होंने उन फैमिली के ऊपर एलिगेशन क्या लगाया। अब इस वीडियो, जैसे मैंने कनाडा की वीडियो लगाई थी कि अगर आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है तो इसको आप किस तरह उसको रिप्लाई करके जस्टिफिकेशन देकर आप अगेन वीज़ा ले सकते हैं। सेम यूके की बात करते हैं कि आप भी अगर आपकी रिफ्यूज़ल लेटर में ये लिखा हुआ है कि जी आप their financial circumstances as well as their family social economic background। अब ये जो फैमिली है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था इनका।
इनकी फंडिंग सारे फादर कर रहे थे, बच्चे जा रहे थे, फादर के पास ऑलरेडी यूके का वैलिड वीज़ा मौजूद था, 2 दफ़ा ट्रैवल करके वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है। तो इनको कहा गया कि लेटर में क्लियरली मेंशन करते हैं वो वीज़ा ऑफिसर कि जो आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर वीज़ा ऑफिसर ये बोले रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर कि जो आपने डॉक्यूमेंट दिए मैं इसको एडमिट करता हूँ, मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस चीज़ के अंदर, बट मैं इस चीज़ इन फैक्टर्स को भी देख रहा हूँ। वो फैक्टर्स क्या हैं? होम टाइज़। अब देखिए होम टाइज़ के अंदर गाइस ज़रूरी नहीं कि फैमिली ही छोड़ के जा रहे हैं आप, ये ज़रूरी नहीं है। होम टाइज़ के अंदर आपके पेरेंट्स भी आते हैं, आपके बहन भाई भी आते हैं, आपकी पुप्पी खाला भी आती है, ताई भी आती है, आपके बैंक बैलेंस होम टाइज़ में आते हैं, आपके प्रॉपर्टीज़ होम टाइज़ में आते हैं, आपकी जो कंपनी आप चला रहे होम टाइज़ में आते हैं, आप एक एम्पायर एक बिजनेस खड़ा किया हुआ आपने, ये भी होम टाइज़ में ही आता है। तो ये लिखने पे डिपेंड करता है और डॉक्यूमेंट अटैच करने पे डिपेंड करता है। अब उन्होंने बोला कि जी हमें नहीं लगता कि आप जाकर वापस आएंगे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको स्क्रीनशॉट इस टाइम दिखा रहा हूँ, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपने FRC भी अटैच की है कि जी मैं किसको पीछे छोड़ के जा रहा हूँ फैमिली में से। आई हैव कंसिडर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड। वीज़ा ये रिफ्यूज़ल फॉर्म है जी इनका, यहाँ पे देखिए मेंशन है यू हैव स्टेटेड दैट यू आर अनएम्प्लॉयड। जो बेटी है, जो साथ सिस्टर है उनकी, जो एप्लीकेंट है, वो तो खैर स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती है, तो फंडिंग उनका मेन भाई कर रहा है उनका। अब ये लिखा गया प्रोवाइडेड सेवरल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एफिडेविट, चूँकि एफिडेविट चूँकि सपोर्ट कर रहे हैं मेन एप्लीकेंट अपनी सिस्टर को भी और वाइफ और बच्चों को, वो एडमिट कर रहा है। या देखिए आई हैव कंसिडर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड फॉर असेसमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन। मैं इस बात को मानता हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट सही अटैच किए हैं, डॉक्यूमेंट सही दिए हैं, बट फिर भी नहीं वीज़ा ही दे रहे। अब यहाँ पे एक बड़ा एक टिकी पॉइंट, यू हैव स्टेटेड दैट यू हैव नो डिपेंडेंट्स दैट यू विश टू ट्रैवल टू यूके। ये गलत पॉइंट यूके ने वीज़ा ऑफिसर लिखा है। अब पीछे डिपेंडेंट उनके पेरेंट्स मौजूद हैं, उनके बहन भाई मौजूद हैं, इस लेडी के उनके बहन भाई की वाइफ मौजूद है, बच्चे मौजूद है, पीछे छोड़ के जा रही है, बट यहाँ पे उसने वीज़ा ऑफिसर ने क्लरिकल मिस्टेक की है कि नो डिपेंडेंट्स। ठीक है जी। प्लस यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे बड़ा वैलिड दिया गया है कि आप पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं और आप वापस नहीं आएंगे। अब अगेन इनकी मदर है, फादर है, भाई है, बहन, उनकी 3 भाई हैं, बिजनेस है, सब कुछ। तो ये जो मिस्टेक्स यहाँ पे हुई हैं, इसकी बेस पर आप दोबारा यूके का वीज़ा अप्लाई करेंगे और मिलेगा। हमने यही केस लिया, हमने उनको जस्टिफिकेशन दी प्रॉपरली, लेटर मैंने खुद लिखा, हमने उनको जब दिया तो उनको वीज़ा मिल गया। यहाँ पे आप जो तीसरा आखिरी पॉइंट वो वीज़ा ऑफिसर यही कह रहा है कि मैं देखता क्या हूँ बेसिकली देयर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस एज वेल एज देयर फैमिली सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को फैमिली बैकग्राउंड में क्या आता है, इकोनॉमिक सोशल। डेफिनेटली मैं पाकिस्तान में हूँ, यूके जा रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ अमाउंट तो होगी जो मैं यूके लेके जाऊँगा, तो वो खर्चा मुझे कौन कर रहा है? मेरा भाई कर रहा है। तो मेरा भाई इस काबिल है जो मेरा वीज़ा अप्लाई कर रहा है। डेफिनेटली मिलियन ऑफ रुपीज़ की उन्होंने स्टेटमेंट साथ दी है। साथ में लिखते हैं देयर पर्सनल एंड इकोनॉमिक टाइज टू होम टू देयर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अगेन सेम बार रिपीट किया उसने। अगर ये 2 पॉइंट आपके ऊपर लगाए गए हैं, इसका मैंने इस टाइम हाईलाइट कर दी है आपके लिए, फैमिली टाइज, सोशल टाइज, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो मेरे पाकिस्तानियों आपने वीज़ा कल नहीं आज अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक वीक पॉइंट है जिसकी बेस पर आप जुडिशल रिव्यू में जा सकते हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं और आप वीज़ा रीअप्लाई कर सकते हैं। रीअप्लाई में क्या होगा? रिस्पॉन्स जल्दी आ जाएगा आपको। प्री एक्शन प्रोटोकॉल के अंदर थोड़ा डिले होगा बट उसका रिस्पॉन्स भी आता है। तो ये मकसद मेरा सिर्फ ये था कि अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो आप बैठ के सोचें गलती कहाँ पे हो रही है। अगर गलती आपकी है उसको सुधार कर रीअप्लाई करें। गलती वीज़ा ऑफिसर की है मत छोड़ें, आप उसको कल नहीं आज अप्लाई करें। उसमें बहुत से लोग, बहुत से वीज़ा ऑफिसर, देखिए वीज़ा ऑफिसर खुदा नहीं है, आपकी तरह मेरा एक इंसान, नॉर्मल इंसान है, तो वो क्लिनिकल मिस्टेक कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं, हम भी मिस्टेक कर सकते हैं। तो अगर वो कर रहे हैं उसको उसकी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करें, स्पेसिफिक उस मिस्टेक का उसको जवाब दें। और यूके ने कनाडा का काम पकड़ा हुआ है कि बस जी 179B जाना है, वापस नहीं आना। खैर कनाडा ने अब अपनी रेशो तो खैर बहुत बेहतर कर ली पहले से, वरना पिछले साल की बात दिसंबर के एंड पे काफ़ी बुरी हो गई थी उसकी। इस तरह यूके ने भी अगेन मिड मार्च में बहुत बुरी रेशो रही है उसकी, अब अगेन अपनी अच्छी रेशो तरफ जा रहे हैं और उनके जो छोटे छोटे पॉइंट्स आप अगर देते हैं क्लिफिकेशन, उस पर वीज़ा मिलने के 99.9 चांसेस होंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपने शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि मे भी आपके आसपास किसी ने अप्लाई किया हो, वो परेशान बैठा हो कि सर मेरा रिजेक्ट हो गया, मैं की करा, तो उसको समझ नहीं आ रही। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये वीडियो लाजमी देखें, इसके बाद वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह उसको वीज़ा मिल जाएगा इंशाल्लाह।